हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सीलेंस एकेडमी की ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास के अंदर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 लॉर्ड्स स्प्रिंग। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो 1971 के युद्ध के बाद आफ्टर द वॉर ऑफ 1971 जो रेफ्यूजीज इंडिया में आए थे, उन्हें यहाँ शरण मिलने के बाद, शेल्टर मिलने के बाद उनका जीवन किस प्रकार का है और कैसे उन लोगों ने अपने जीवन यापन को यहाँ के अनुसार ढाला और किस प्रकार इंडियन पॉलिसीज के अनुसार उनका शोषण किया गया या किस प्रकार वो लोग अपने अपने राज्य के अनुसार या जिस जगह पर भी वो रहते थे वो अपने आप को ढालते चले गए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। As per the title of the chapter, you should be aware of the meaning lost. Lost means that something is lost. कोई चीज जो गुम हो चुकी है, that is गुम। अगर कोई चीज गुम हो चुकी है, कोई चीज गुम हो चुकी है, हमारे पास नहीं है, तो वो चीज क्या है? हमारे लिए लॉस्ट है। और यहां पर एक शब्द यूज किया गया है, स्प्रिंग। That's the title of the chapter, lost spring. Here लॉस्ट मीन्स गुम एंड स्प्रिंग का जनरल मीनिंग जो डिक्शनरी मीनिंग होता है दैट इज बसंत। क्या होता है बेटा? बसंत। लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग का मीनिंग जो लिया गया है दैट इज चाइल्डहुड। किसके लिए लिया गया है? चाइल्डहुड के लिए, यानी बचपन का वो दौर या आपके जीवन का वो दौर जो किसी बसंत ऋतु से कम नहीं होता, जिसके अंदर आप अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं और अलग अलग तरीके से अपने जीवन को ढालते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट द ऑथर, दिस चैप्टर स्टोरीज लॉस्ट स्प्रिंग इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर फ्रॉम अ बुक नेम्ड एज स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। What's the name of the book? Stories of Stolen Childhood, written by Anais Jung. Written by Anais Jung. ये किताब जो जिसका नाम है आपके पास स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये किताब ली गई है आपके सामने। इस किताब का एक एक्सेप्ट दिया गया है, एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम बात करते हैं किसकी? इस बुक के एक छोटे से एक्सपर्ट की या पार्ट की, एक हिस्से की वो बात करेंगे, जिसमें वो समझाएंगे आपको दो अलग अलग सिचुएशंस को कि किस प्रकार वहाँ पर बच्चों के साथ जीवन यापन हो रहा है या कैसे बच्चे वहाँ पर अपना जीवन बिता रहे हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं, एनीस जुंग के बारे में। ये किस प्रकार की लेडी है, कौन है? एनीस जुंग वॉज बॉर्न इन रूरकेला, स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। जो एनीस जुंग है उनका जन्म हुआ रूरकेला, जो कि एक हमारा एक टाउन है, किस जगह का? उड़ीसा। कहाँ का टाउन है? दैट इज उड़ीसा का टाउन है। एंड स्पेंड हर एडोलसेंस एंड चाइल्डहुड इन हैदराबाद। उन्होंने अपनी किशोर अवस्था को कहाँ पर व्यतीत किया है? हैदराबाद के अंदर। यानी वो इंडियन कल्चर से और यहाँ के जो सिस्टम्स हैं उनसे भली भांति परिचित हैं, किस प्रकार यहाँ पर जीवन यापन हो रहा है वो उसके अच्छी तरह से जानती हैं। आगे देखिए, शी रिसीव्ड हर एजुकेशन। उन्होंने एजुकेशन कहाँ पर ली? हैदराबाद। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने अपना एडोलसेंस यानी जीवन का जो मेनली एजुकेशन का टाइम होता है वो हैदराबाद में बिताया। सो प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने अपनी कहाँ से ली है? हैदराबाद से। उसके बाद वो चली गई कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अपनी फ्यूचर स्टडीज के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। उसके बाद हर पेरेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करने लायक चीज़ है। जैसा कि हम सबको पता है कि जो माता पिता होते हैं उनका जो कैरियर होता है, वो जो काम कर रहे होते हैं, वो बच्चे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अ सन ऑफ डॉक्टर ट्राइज टू बी ए डॉक्टर। ओके, एक अगर डॉक्टर है जिसके पिता माता अगर वो डॉक्टर है तो बच्चा भी चाहेगा वो उनकी तरह सीखे, वो डॉक्टर को बचपन से देखते आ रहा है, दैट मीन्स वो उनकी तरह बनने की कोशिश करेगा। तो इसके एनीस जुंग के जो माता पिता हैं दोनों ही क्या हैं? राइटर्स हैं। दोनों ही क्या हैं? राइटर्स हैं। दैट्स वाई ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी ए राइटर। वो भी क्या बनना चाहती हैं? एक राइटर बनना चाहती हैं और वो वही बनती हैं। अब देखिए, एनीस जुंग
बिगिन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। उन्होंने अपना राइटर के तौर पर इंडिया में अपना कैरियर स्टार्ट किया, और कैरियर स्टार्ट करने के बाद वो काफ़ी सारे अखबारों में एडिटर के तौर पर, कॉलमनिस्ट के तौर पर, कॉलमनिस्ट मीन्स जो अखबार के अंदर आप छोटे कॉलम्स देखते हैं, मैरिज ब्यूरो वगैरह अलग अलग कॉलम्स आते हैं ना, वो लिखने का काम करती थी। और कॉलमनिस्ट के साथ साथ इन्होंने कई इंडिया और अब्रॉड में न्यूज़पेपर्स के साथ काम किया, एज अ एडिटर वर्क किया इन्होंने, और उसके बाद कुछ बुक्स की ये ऑथर भी रही, कुछ बुक्स को इन्होंने टाइटलाइज भी किया। ओके, तो हमारे काम की जो बुक है, दैट इज जहां से हमारा ये एक्सेप्ट लिया गया है, वो कौन सी बुक है बेटा? दैट इज द फॉलोइंग। ये जो एक्सर्ट है आपके पास, ये लिया गया है किसके द्वारा? एक एक्सर्प्ट है, एक हिस्सा है, पार्ट है, फ्रॉम अर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ऐसी बसंत, ऐसा मौसम जो खो गया, जो कि उनकी किताब का हिस्सा है, पार्ट है, जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. Okay? यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चीज याद रखना है, इट इज द थीम ऑफ आवर चैप्टर। हमारे चैप्टर की थीम है बेसिक, जिस चैप्टर, जिस मोड पर हमारा ये चैप्टर जाने वाला है वो क्या है? लॉस्ट चाइल्डहुड, ऐसा बचपन जो हो गया। अब बचपन अगर खो गया है तो किसी ना किसी तरीके से खोया होगा, उनसे बचपन के समय कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करवाया गया होगा जो उन्होंने बचपन के जो क्रियाकलाप होते हैं, जो उनकी एक्टिविटीज होती है, उनसे उनको वंचित रख दिया गया, उनके सामने वो चीजें नहीं वो बच्चे कर पाए। तो ये लॉस्ट चाइल्डहुड किस वजह से रह गया उनका? बिकॉज ऑफ वन वर्ड विच ही एक्सप्लेन्स एज ग्राइंडिंग पुअर्टी, दैट इज ग्राइंडिंग पुअर्टी। पुअर्टी का आप सबको पता है बेटा, गरीबी, और ग्राइंडिंग वेन्स, ऐसी पुअर्टी, ऐसी गरीबी जो लगातार उनके जीवन को क्या करती जा रही है? पीसती जा रही है, आगे से आगे लगातार उन्हें नीचे धकेलती जा रही है। और इसी के कारण उन बच्चों को जबरदस्ती कंडेम किया गया, एक ऐसी जीवन में बिताया गया जो लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था। एक्सप्लॉयटेशन यानी उनको प्रताड़ना दी जा रही है, उनको एक प्रताड़ना भरा जीवन जीना पड़ रहा है। उन्हें उस जगह पर एक्सप्लॉयटेशन किया गया ताकि उनसे बहुत ही कम पैसे में और बहुत ही अलग अलग तरीके के काम उन्हें करने पड़े, और इस कारण वो अपना जो बचपन का समय है, जो उन्हें खेलते हुए, पढ़ते हुए और अलग अलग एक्टिविटीज में बिताना चाहिए था, वो उसे नहीं बिता पाए। सो हियर लॉस्ट चाइल्डहुड स्टैंड्स फॉर लॉस्ट टाइम। इसके लिए है लॉस्ट टाइम के, यानी उस समय के लिए जो बच्चों ने गवा दिया, जो बच्चों ने खो दिया। ओके, सो आई होप आप सभी को चैप्टर का थीम समझ में आ गया होगा, दैट इज लॉस्ट चाइल्डहुड और लॉस्ट टाइम। जो बच्चों से समय छीन लिया गया अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए, अलग अलग क्रियाकलापों के जरिए, जो टाइमहुड वो एंजॉय नहीं कर पाए। समझ गए आप लोग? चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को एनिस जुंग ने हमारे लिए दो अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस किया है। हमने इसको दो डिफरेंट पार्ट्स में इसको दिया गया है चैप्टर को, दो अलग अलग स्टोरीज हमारे सामने उन्होंने रखी है ताकि हम लोग इस चैप्टर की बारीकियों को अच्छे से समझ पाए। ओके, फर्स्ट स्टोरी उन्होंने रखी है, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। फर्स्ट स्टोरी इज समटाइम्स ही फाइंड्स अ रूपी इन द गार्बेज। दैट्स अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु इज साहिब। एक ऐसे लड़के की कहानी है जो साहिब है, एंड ही इज ए रैग पिकर। वो कौन है? एक रैग पिकर है, कचरा चुनने वाला व्यक्ति है। अब इसी के साथ कचरा चुनने के साथ साथ वो क्या करता है, किस चीज की स्क्राउचिंग कर रहा है? ही इज स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड। ये स्टोरी हमारी है पार्ट 1 के अंदर। किसमें है? पार्ट 1 के अंदर। ओके,
जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, 12th क्लास के अंदर हर चैप्टर से पहले शुरुआत के अंदर कुछ आपको इस तरीके के मीनिंगफुल वर्ड्स दिए हुए आएंगे, मीनिंगफुल फ्रेजेस दिए हुए आएंगे, जो कि उस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इनका मीनिंग आपको याद होना चाहिए। जैसे जैसे ये चैप्टर में आते रहेंगे हम इनका यूज आपको बताते रहेंगे और आप लोग इनको नोट डाउन करेंगे, ताकि इनका यूज आप अपने आंसर्स में कर पाए। और कई बार हमसे डायरेक्टली इनका मतलब भी पूछ लिया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे गार्बेज में, कचरे में, कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? तुम ये काम क्यों करते हो? यहां पर आपको याद रखना है, हमारी नरेटर है एनिस जुंग। नरेटर कौन है? एनिस जुंग। जो एनिस जुंग है वो यहाँ पर नरेटर का काम कर रही हैं, और वो हमारे कैरेक्टर से, यानी हमारा कैरेक्टर कौन है? साहिब। साहिब से क्वेश्चन पूछ रही है कि तुम ये काम क्यों करते हो, तुम ये काम क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, वो किससे पूछ रही हैं? साहिब से। whom I encounter, whom I encounter. Encounter simply doesn't mean to kill someone. It means to face someone or to meet someone by instant. किसी व्यक्ति से अचानक मिल जाना या किसी व्यक्ति के सामने आ जाना, that also means encounter. तो ये उस व्यक्ति का सामना कर रही है। क्या कर रही हैं? सामना। उस व्यक्ति का सामना कर रही हैं और कह रही हैं कि ये साहिब से रोजाना सुबह मिलती हैं। कब मिलती हैं? सुबह। एवरी मॉर्निंग स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड। हर सुबह वो किसके लिए स्क्राउच करती हैं? गोल्ड के लिए स्क्राउच करती हैं। स्क्राउचिंग का मतलब होता है खोजना। स्क्राउचिंग का मतलब होता है खोजना। सपोज करिए अगर आप स्क्राउचिंग कर रहे हैं, अ बॉय हु इज पिकिंग रैग्स, और बॉय हु इज पिकिंग रैग्स, जो कचरा उठा रहा है, वो बच्चा क्या करेगा? जो कचरा है उसमें से हर कोई चीज नहीं उठाएगा, वो धीरे धीरे उन चीजों को हटाएगा, उसमें से ढूंढेगा, ढूंढ कर अपने काम की चीज को क्या करेगा? अपने बैग में रख लेगा, अपने सैक में रख लेगा। तो स्क्राउचिंग किसके लिए कर रहा है? वो गोल्ड के लिए। द गार्बेज डम्प्स, और गार्बेज डम्प्स जो है, कचरे के बड़े बड़े डम्प्स बने हुए हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स बने हुए हैं, उनके अंदर वो गोल्ड को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ऑफ माई नेबरहुड, ऑथर के, यानी आपके जो एनिस जुंग है उनके नेबरहुड में जो गार्बेज डम्प्स हैं, उन गार्बेज डम्प्स के अंदर वो गोल्ड को ढूंढने की, गोल्ड यानी जो उसके काम का रैग है, जिसके काम का कचरा है, जिसको बेचकर उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे, उसको ढूंढने की कोशिश वो कर रहा है। ओके। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। जो साहिब है वो काफी समय पहले अपना घर छोड़ चुका है, वो वापस से वहां पर नहीं गया है। जब उससे पूछा गया, या आपसे पूछा जाएगा हु इज साहिब एंड वेयर ही केम फ्रॉम, साहिब कौन है और वो कहां से आया है। साहिब कौन है? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आप लोगों से? हु इज साहिब एंड वेयर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर डज ही केम, वो कहां से आया है, वो कहां से आया है। सो ही इज अ रैग पिकर, वो कौन है? एक रैग पिकर है। और सेट एमडिस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम, नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। वो आया है ढाका बांग्लादेश से। कहां से आया है? ढाका बांग्लादेश से आया है। कहां से आया? ढाका बांग्लादेश। वो कहता है कि उसका जो घर है, उसके जो हरे खेत है, वो किसके बीच में है। यहां पर एक शब्द आया है एमडिस्ट, इसको लिख लीजिएगा, काफी पूछा जाता है। इसका सिनोनिम होता है बिटवीन। बिटवीन हिंदी में बोलेंगे इसको बीच में। उसका जो खेत है, उसका जो घर है, वो किसके बीच में? ग्रीन खेतों के बीच में है, हरे भरे खेतों के बीच में है।
और उस खेत की या उस घर की जो याद है वो अभी उसके लिए कोई डिस्टेंट मेमोरी नहीं है, कोई दूर की याद नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes. वो हमारी ऑथर को बताता है कि बहुत सारे तूफान आए और उन तूफानों में उसके जो घर थे, उसके जो खेत थे, वो साथ में बह गए, उन्हें वो लेकर चले गए। His mother tells him, उसकी मदर उसे कहती हैं, That's why they left, इसी कारण उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और अब वो इस बड़े शहर में कचरे में सोने को ढूंढ रहा है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, उससे सवाल पूछा गया था, वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो। यहां पर उसने उसका जवाब दिया है कि मेरे पास और कुछ करने को है नहीं। ही मटर्स, वो बड़बड़ाता है, मटर्स करता है यानी बड़बड़ाता है। लुकिंग अवे, ऑथर से दूर देखते हुए वो बड़बड़ाता है। गो टू स्कूल, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई गरीब बच्चा हमारे सामने आएगा, ऑथर के सामने आएगा, तो हमारे मुंह से पहली बार में उसके लिए यही शब्द निकलने वाले हैं कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तुम भला स्कूल क्यों नहीं जाते। तो आई से ग्लिबली, वो थोड़ा आंखों में चमक लेकर, ग्लिबली मतलब होता है खुशी के साथ आंखों में चमक लेकर, वो साहिब से कहती है कि तुम स्कूल भला क्यों नहीं जाते। रियलाइजिंग इमीडिएटली, हाथों हाथ उसे एहसास हो जाता है, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, ये जो एडवाइस है वो कितनी हॉलो है, कितनी खोखली है, क्योंकि उसे एक चीज का एहसास हो चुका होगा, बिकॉज दिस पर्सन साहिब इज अ रैग पिकर। साहिब कौन है, रैग पिकर है। ही इज पुअर, वो एक पुअर फैमिली से आता है। एंड ही वर्क्स फॉर फूड, he do not works for money, he works for food, and when someone works for food they do not have the time for schools। अब ये व्यक्ति जो है, वो बच्चा जो है, वो किसके लिए काम कर रहा है, खाने के लिए काम कर रहा है, और अगर उसके पास खाने को खाना नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि वो स्कूल्स जाने का समय भी निकाल नहीं पाएगा। अगर आप उसे फ्री में भी स्कूलिंग अवेलेबल करवा दें तो भी नहीं निकाल पाएगा। तो यहाँ पर वो हाथों हाथ अपनी एडवाइस को समझ जाती है कि उसके लिए जो एडवाइस है वो कितनी माइन्यूट है या कितनी खोखली एडवाइस है जो उसने साहिब को दे दी है। ओके, तो एक बार आप इस पैराग्राफ को वापस पढ़िए, और कोई भी डाउट है तो आप किसी भी वर्ड के अंदर हमसे कमेंट में पूछिए। प्लीज लुक एट द पैराग्राफ। ओके, आई होप आपने क्वेश्चंस और नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो आप वीडियो को बैक करके पॉज करके नोट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को एक्सेलेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आफ्टर नोइंग दैट ही इज ए रैग पिकर, वो कौन है, एक रैग पिकर है, और यहां पर हमारी ऑथर ने उसे एडवाइस दे दी है कि आप कहां जाओ, स्कूल जाओ। और ऑथर को रियलाइज भी हो गया कि दैट इज, उसकी एडवाइस क्या है, हॉलो है, किसी काम की है नहीं। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। बट साहेब इज वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, साहेब उसे हाथों हाथ बहुत ही अच्छा जवाब देता है कि मेरे नेबरहुड में, मेरे आस पड़ोस में किसी तरह की कोई स्कूल नहीं है, जैसे ही वो कोई स्कूल बनाएंगे मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे। ऑथर उसे हाफ जोक करते हुए, मतलब थोड़ा मजाकिया अंदाज में उससे पूछ लेती है कि क्या मैं अगर तुम्हारे लिए एक स्कूल स्टार्ट करूं तो तुम उस स्कूल में आना पसंद करोगे, स्कूल को ज्वाइन करोगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ
एज वी नो ही डू नॉट गोज टू स्कूल बट देयर इज ए ड्रीम। उसके दिमाग में एक सपना तो है कि उसे भी स्कूल जाना है, उसे भी आगे पढ़ना है। तो जब ऑथर ने उसे मौका दिया, पूछा कि मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल बनाती हूँ, क्या तुम आओगे, तो उसका जवाब ऑब्वियसली आना था यस। ही सेज यस स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत बड़ी स्माइल के साथ कहता है कि हाँ मैं आपकी स्कूल में जरूर आऊंगा, पहले आप मेरे लिए एक स्कूल बना दीजिए। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी। अब ऑब्वियस सी बात है, उसने एक प्रॉमिस कर दिया है। क्या कर दिया है? प्रॉमिस, एक वादा कर दिया है। और उस वादे को करने के बाद साहिब तो वहां से चला गया, ये लेडी भी वहां से चली गई। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, साहिब उस लेडी को फिर से देख लेता है और भाग कर उसके पास जाता है और उससे सवाल पूछता है, इज योर स्कूल रेडी? क्या तुम्हारी स्कूल बन चुकी है? और इस सवाल को सुनकर ऑथर जो होती है वो कोई जवाब देने की कंडीशन में नहीं होती, बिकॉज दैट वॉज ए हॉलो प्रॉमिस। वो वादा कैसा था? हॉलो था, उसका कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं था, वो सिर्फ उसको बता रही थी, बोल रही थी। अब देखिए वो उसे जवाब देती है, टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनाने में समय लगता है। आई से एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड यानी थोड़ा शर्माते हुए, थोड़ा झिझकते हुए वो कहती है कि उसे बुरा लग रहा है। थोड़ा सा एम्ब्रेस का सिनोनिम के रूप में आप यूज रख सकते हो, उसे थोड़ा खुद पर गिल्ट हो रहा है कि इस तरह का उसने वादा कर दिया है जो उससे पूरा नहीं हो पाया। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, उसने एक ऐसा वादा किया जिसका कोई मीनिंग नहीं था, पूरा करना ही नहीं था उस वादे को। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन वो दिमाग में अपने ये सोचती है कि उसकी तरह के जो वादे हैं, उसकी तरह के जो वादे हैं वो क्या है? अबाउंड। अबाउंड बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, इसका मतलब होता है बहुतायत। दिस वर्ड मीन्स बहुतायत, यानी बहुत ज्यादा संख्या में ये इस तरह के जो वादे हैं वो हैं। कहां पर हैं? इन एवरी कॉर्नर, इस धरती के हर हिस्से में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक का मतलब होता है छोटा, ब्लीक मीन्स छोटा। इस छोटी दुनिया के हर कोने में ऐसे झूठे वादे हैं जिनका मतलब होता है कि उन वादों को कर तो दिया जाता है लेकिन पूरा करने का कोई भी उनको मकसद नहीं होता। ओके, आगे देखिए। कुछ महीनों में आफ्टर नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम, कुछ महीनों तक उससे वो लगातार बात करती हैं, ज्यादा वो बच्चा उसके पास रुकता नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो उससे उसका नाम पूछती हैं, तो वो कहता है उसका नाम है साहिब आलम। व्हाट्स हिज नेम? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। बार बार आपसे बोर्ड में पूछा जाता है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब, साहिब का पूरा नाम क्या था? तो फुल नेम ऑफ साहिब इज साहिब आलम। ही अनाउंसेस, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स इफ ही न्यू, उसे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। अगर उसे पता होता इट्स मीनिंग, उसका अर्थ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। साहिब आलम मीन्स इस जहां का शहंशाह, इस दुनिया का शहंशाह, लेकिन वो किसी भी तरीके से शहंशाह नहीं था। ही वॉज पिकिंग रैक, सो इट इज आयरॉनिक। ये क्या है? आयरॉनिक है, आयरॉनिक है। और इसका एक विडंबित अर्थ है, मतलब जो वास्तविकता है और जो नाम का अर्थ है दोनों का कोई मेल नहीं है। वास्तविकता में वो एक कचरा चुनने वाला व्यक्ति है और रियलिटी में जो उसके नाम का मीनिंग है उसका मतलब है शहंशाह यानी राजा। तो राजा कभी कचरा चुगेगा नहीं या कचरा बिनेगा नहीं। ओके, अब देखिए, he would have a hard time believing it, अगर कोई उसे बैठकर उसके नाम का अर्थ समझाए तो उसे उस नाम के अर्थ पर भरोसा नहीं होगा। unaware of what his name represent, उसे नहीं पता उसके नाम का मतलब क्या है। he roams the streets with his friends, वो अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीट में घूमता रहता है, स्ट्रीट में वंडर करता रहता है। क्या करता रहता है? वंडर, स्ट्रीट्स में वंडर करता रहता है। दिस स्पेलिंग करेक्ट? क्या ये स्पेलिंग करेक्ट है? आप सभी देखिए एक बार इसको। ओके, नो इट्स नॉट करेक्ट, because there is two words, one name is wander, WANDER, and second is wander, WAONDER.
वॉन्डर मीन्स ख्यालों में खो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, एंड वेंडर मीन्स भटकना, घूमना। ओके, ओ और ए सिर्फ दो शब्दों का ही डिफरेंस है इसके अंदर। तो यहां पर हमारे रोम यानी भटकने का मतलब क्या है, वेंडर, नॉट इज वॉन्डर। ओके, नाउ वो अपने दोस्तों के साथ, बेयरफुट फैमिली के साथ वहां पर भटकता रहता है, वहां पर घूमता रहता है, लेकिन उस फैमिली के साथ घूमते हुए उसके पास क्या बन गई, एक आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, बहुत सारे बेयरफुट बॉयज हैं, नंगे पैर घूमने वाले बच्चे, हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, जो किसकी तरह आते हैं, सुबह की चिड़ियाओं की तरह आते हैं, एंड डिसअपीयर एट नून, लेकिन दोपहर तक आते आते वहां से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, वो हर एक बच्चे को पहचानने लग गई है। कई महीनों से वो उनको लगातार देखती हुई आई है, उनसे लगातार बात करती हुई आई है, तो अब उसके दिमाग में हर एक बच्चे का जो चेहरा है, जो नाम है, वो अब धीरे धीरे फिट होने लग गया है, वो सबको पहचानने लग गई। कौन पहचानने लग गई है, एनिस जुंग। ओके, नाउ ही आस्क अनदर क्वेश्चन, अब वो सबको जानने के बाद उनसे एक और सवाल पूछती है, एंड व्हाट्स द क्वेश्चन इज, वाई आरंट यू वियर चप्पल्स, आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, इसने एक व्यक्ति से पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रेक देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, वो आंसर देता है कि मेरी मदर जो है वो चप्पलों को सेल्फ से नीचे उतारती नहीं है। इवन इफ शी डिड, अगर वो कर भी दे, ही विल थ्रो देम ऑफ, वो उन्हें बाहर फेंक देगी। एड्स अनदर, दूसरा ऐड करता है। अब ये ऐसा क्यों कह रही है उसकी मदर कि अगर वो उतार भी दे तो उन्हें वो बाहर फेंक देगी, बिकॉज दे वॉन्ट टू शो देयर पोवर्टी, वो दिखाना चाहते हैं किसको, अपनी गरीबी को। अगर वो अपनी गरीबी को नहीं दिखाएंगे तो कोई व्यक्ति उन पर दया नहीं दिखाएगा। दे वॉन्ट टू शो केसेस, और इसी कारण वो चप्पल वगैरह पहनते नहीं हैं। बट दे आर किड्स, वो बच्चे हैं, और बच्चों का जो दिमाग होता है वो चंचल होता है, वो अपने लिए चीजों को चाहता है, वो चीजों को पाना चाहते हैं। हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, उनमें से एक लड़का है जो ऐसे जूते पहना हुआ है जो एक दूसरे से मैच नहीं करते, दोनों का कलर अलग अलग है। When I commented on it, जब ये उसके ऊपर कमेंट करता है, कमेंट करती है, he shuffles, वो अपने पैरों को सफल करता है, एक दूसरे के पीछे छुपाने की कोशिश करता है। His feet and says nothing, अपने पैरों को छुपाकर कुछ भी बोलता नहीं है। I want shoes, क्या कहता है वो, मुझे जूते चाहिए। Says third boy, तीसरा लड़का कहता है कि मुझे जूते चाहिए। Who has never owned, जिसने कभी भी अपने जीवन में एक पेयर जूते का लिया नहीं है, उसके पास कभी भी जीवन में एक पूरा जूते का पेयर था नहीं। ओके, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, अब ऑथर हमसे कहती है, क्योंकि वो एक राइटर है, वो अलग अलग एरिया में जाती रहती है, इंडिया के अलग अलग एरिया को विजिट करती रहती है, वो कहती है अलग अलग एरियाज में विजिट करते वक्त इसने सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, उसने बच्चों को बेयरफुट यानी बिना चप्पलों के, बिना जूतों के घूमते हुए देखा है। इन सिटीज, कहां पर, सिटीज में, विलेज में। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये कोई पैसे की कमी नहीं है, मतलब सभी लोगों के पास, जिनको वो देखती है सबके पास तो पैसे की कमी नहीं होती है, बट ए ट्रेडिशन, ये क्या बन गया, एक रिवाज की तरह बन गया कि उन्हें क्या रहना है, बेयरफुट रहना है। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये इसकी एक समझाइश हो सकती है कि रिवाज के तौर पर या खुद को फिक्स गरीब दिखाना ही है, इसके तौर पर वो जूते चप्पल पहनते नहीं है। आई वंडर, ये वंडर आ गया आपका, वंडर मतलब सोच में पड़ना, ये सोच में पड़ जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। दिस इज द ओनली एन एक्सक्यूज, ये सिर्फ क्या, एक बहाना है, क्या है, बहाना है। टू एक्सप्लेन अवे, किसको एक्सप्लेन करने का, चप्पल नहीं पहनना बहाना है, किसको एक्सप्लेन करने का, परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी। परपेचुअल जो होता है ये बहुत ही अच्छा शब्द है, इसका मतलब होता है अंतहीन, अंतहीन, ऐसी पुअर्टी, ऐसी गरीबी जिसका कोई अंत नहीं है,
उसको दिखाने के लिए वो लोग चप्पल पहनते नहीं है, ताकि लोग उन्हें गरीब समझे, लोग उन्हें गरीब माने। नाउ ये एक स्टोरी बताती है हमें, यहां पर वो क्या कर रही है, थोड़ा सा अपने कैरेक्टर से, थोड़ा सा अपने जो स्टोरी है उसकी लाइन से थोड़ा हट रही है, हमें समझाने के लिए कि जूतों का अलग अलग महत्व क्या है। ओके, तो एक बार इसको यहां तक रीड करिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रीड इट आउट। ओके, आई होप आपने इसको अच्छे से रीड कर लिया होगा और समझ लिया होगा कि किस प्रकार से हमारी स्टोरी चल रही है। अभी जो हमारी ऑथर है वो हमें एक अलग इंसिडेंट के बारे में बताने की कोशिश कर रही है, एक्सपेक्ट फ्रॉम साहिब। वो साहिब की बात से थोड़ा सा हट रही है, उससे अलग हमें कुछ बताना चाहती है। और वो क्या बता रही है जरा देखिए। वो हमसे कहती है कि आई रिमेंबर, उसे याद है, स्टोरी ऑफ अ मैन, एक आदमी की कहानी जो कहाँ का था, उदीपी एग्जाम की जगह का। टोल्ड मी वंस, उसे एक बार बताता है, एज अ यंग बॉय, जब वो जवान था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वो स्कूल जाता था एक पुराने टेम्पल के पास से, वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट, जहां उसके पिता क्या थे, एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, ब्रीफली मतलब थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकता था, एट द टेम्पल, प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, किसकी प्रार्थना करता था, एक जूते की जोड़ी की। 30 years लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, ये उसके टाउन में जाती है, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, उस टेम्पल में भी जाती है, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड का अर्थ तो होता है डूबना, ड्रॉन्ड मीन्स डूबना, लेकिन यहाँ पर कहीं भी पानी की बात नहीं हो रही है, वाटर की बात नहीं हो रही है, तो ये पानी में डूबने वाला डूबना नहीं है। इट इज इन एयर ऑफ डेजोलेशन, समय की हवा के साथ, समय की हवा के साथ, या जो समय की हवा के साथ इमारतें जर्जर हो जाती हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है, कई सालों बाद इमारतें जो पहले बहुत सुंदर दिखा करती थी, अब उनके हालात वैसे नहीं रह जाते। तो ये समय की हवा के साथ जो है, समय के साथ जो मंदिर है वो भी, उसके हालात भी क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। इन द बैकयार्ड, और उसी मंदिर के बैकयार्ड यानी पीछे की तरफ जो जगह है, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहां पर नया पुजारी रहता है, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर उसके घर के सामने क्या रखी हैं, रेड और व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, क्या रखी हैं, रेड और व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। ओके, नाउ a young boy dressed in uniform of grey, वहीं पर वो देखती है एक जवान लड़का जिसने किस करके कपड़े पहन रखे हैं, ग्रे यूनिफॉर्म, मे बी ऑब्वियसली उसकी कोई स्कूल यूनिफॉर्म है, और स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है, वियरिंग, साथ में क्या पहन रखे हैं, सॉक्स एंड शूज, साथ में क्या पहन रखे हैं, सॉक्स और शूज पहन रखे हैं। अराइव, वहां पर आती है, पैंटिंग, हाफते हुए, पैंटिंग मीन्स हाफते हुए, हाफते हुए वहां पर आ गए, एंड थ्रू स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बैग, वो अपने स्कूल बैग को बेड के ऊपर फेंक देता है, जैसे उसके लिए वो फ्री का आ रखा है, उसका कोई महत्व नहीं है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड, उसे उस दूसरे बच्चे की प्रार्थना याद आती है, जो बच्चा भगवान से जूते मांग रहा था। अब ये उसको देखकर कह रही है कि एक बच्चा तो ऐसा है जो भगवान से क्या मांग रहा था, जूते मांग रहा था, और अब ये डू द गॉडेस वेयर ही फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, और अब उस बच्चे को शायद जूते मिल चुके हैं, उसके पिता की बात हो रही है यहाँ पर। लेट मी नेवर लूज दैम, और वो उन्हें कभी खोना नहीं चाहता था। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज पेयर,
जो गॉडेस हैं, जो देवी हैं, उन्होंने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रेस्ट नाउ वोर शूज, और जो जवान लड़के हैं उस पुजारी के बेटे जैसे वो अब क्या पहनते हैं, जूते पहनते हैं, लेकिन उन्हें उनकी कदर नहीं है, वो उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बिकॉज उन्होंने कभी वो समय नहीं देखा जब उनके पास जूते नहीं थे। तो उसी पर हमारी ऑथर कहती है, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन दूसरे जो रैग पिकर्स हैं उनकी तरह इन माई नेबरहुड, उनके आस पड़ोस में, रिमेन शूलेस, वो अभी भी क्या हैं, जूते रहित, उनके पास जूते नहीं है, पहनने को शूज नहीं है। नाउ this was the part she explained about the kids who do not wear shoes. Now his acquaintance with those rag pickers, वो रैग पिकर्स जो हैं उसे अब एक ऐसी सिचुएशन में लेकर गए हैं, ऐसी जगह पर लेकर गए हैं जहां पर वो रहते हैं, और इस एक्विडेंस में उन्होंने क्या देखा है, अब देखिए, माई एक्विडेंस, उनका जो साथ है, उनका जो साथ है विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, किसके साथ, बेयर फुट रैग पिकर्स के साथ, लीड्स मी टू सीमापुरी, इस नाम को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सीमापुरी, उसे सीमापुरी के साथ लेकर गए हैं, और जो कि एक जगह है कहां पर, ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, किस जगह पर है, दिल्ली की पेरीफेरी पर, दिल्ली की बाउंड्री पर है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन उससे माइल्स अवे है, तो यहां पर उसे एज अ मेटाफर यूज किया गया है, बताया गया है कि वो एरिया दिल्ली की बाउंड्री पर जरूर है, लेकिन वो दिल्ली की तरह डेवलप्ड नहीं है, दिल्ली की तरह वहां सुख सुविधाएं नहीं है। Those who lives here are squatters, ये यहां पर जो लोग रहते हैं वो स्क्वाटर्स हैं, रेफ्यूजी हैं, भगोड़े हैं, रेफ्यूजी हैं, क्या हैं, रेफ्यूजी हैं, मतलब उन्हें वो आए हैं कहीं से, हमारे देश के नागरिक नहीं है, वो केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो कि बांग्लादेश से आए हैं, कहां पे, 1971 के अंदर। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार उनमें से एक है। एक्सेप्ट को ध्यान से पढ़िएगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्लेस सीमापुरी। अमंग देम सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, तब सीमापुरी क्या था, एक वाइल्डरनेस था, जंगल था, वह किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं था। इट इज स्टिल इज, वो अभी भी जंगल ही है, बट नो लॉन्गर एम्प्टी, अभी भी जंगल है, लेकिन अब खाली नहीं है, अब खाली नहीं है, जंगल तो है लेकिन खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, किस में फैला हुआ है, स्ट्रक्चर्स ऑफ मड के अंदर, वहां पर मड यानी जो मिट्टी के घर बने हुए हैं, रूफ्स ऑफ टिन हैं, पतरे की छतें हैं, टारपुलिन जो है उनकी छतों पर बिछा हुआ है। डिवॉइड ऑफ सेवेज, गुंडा राज, मतलब वहां किसी तरह का कोई राजतंत्र नहीं है, रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जो रेनेज है, रेनेज की सुविधा नहीं है, रनिंग वाटर है हर जगह, नालियां वगैरह फैली हुई है, बहुत ही खराब हालात है वहां के। लिव 10,000 रैग पिकर्स, वहां पर कितने रैग पिकर्स रह रहे हैं, 10,000 रैग पिकर्स रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो लगभग 30 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। अब यहां से आप लोग अंडरलाइन करिएगा बेटा, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के, कोई पहचान पत्र नहीं है उनके पास, फिर भी वहां पर दिल्ली में इतने समय से वो रह रहे हैं, बिल्कुल राजधानी के पास। अब देखिए, विदाउट परमिट, किसी तरह की कोई आज्ञा भी नहीं है उनके पास कि आप वहां रह सकते हो, बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन उनको क्या दे दिए, राशन कार्ड दे दिए, क्योंकि राशन कार्ड से मिलती है भैया क्या, वोटर्स लिस्ट में उनका नाम आ जाता है, और वो उन्हें बाय ग्रेन, अनाज खरीदने की सुविधा दे देता है। तो उनके पास आइडेंटिटी नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है, राशन कार्ड है, और वो राशन कार्ड की मदद से क्या कर सकते हैं, अनाज खरीद सकते हैं। क्या खरीद सकते हैं, अनाज खरीद सकते हैं, और उनका नाम कौन सी लिस्ट पर आ जाता है, वोटर्स लिस्ट।
तो फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। अब उनका ये मानना है कि हमें पहचान पत्र से क्या करना, हमारे लिए पहचान पत्र जरूरी नहीं है, क्योंकि खाना जो है, फूड जो है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदा रहने के लिए। सर्वाइवल मीन्स जिंदा रहने के लिए। देन आइडेंटिटी, पहचान से ज्यादा जरूरी क्या है, खाना है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवारों को क्या कर सकें, खाना खिला सकें, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और सोने जा सकें बिना दुखते हुए पेट के, यानी पेट के अंदर अनाज होगा तो वो दर्द नहीं करेगा, ऐसी सिचुएशन में अगर वो सोने जा सके तो उनके लिए वो बहुत जरूरी है। आज सबसे खास वही है। अब देखिए, वी वुड रैदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, वो कहते हैं हम यहाँ पर रह लेंगे लेकिन उन खेतों में नहीं जाएंगे जो इन्हें कोई अनाज नहीं देते। अब ये कौन से खेतों की बात कर रहे हैं, दैट वॉज द फील्ड्स ऑफ बांग्लादेश ढाका, जहां पर 1971 का जो युद्ध हुआ था 1971 का, और उस समय पाकिस्तान को उनसे अलग किया गया था, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग हुआ तो बहुत सारे लोगों को विस्थापन करना पड़ा था। उनमें से कुछ लोग कहां पर आ गए थे, इंडिया में। ये वही लोग हैं जो वहां से विस्थापित होकर इंडिया में आए थे। ओके, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर तो युद्ध है, लड़ाई है, ऐसी जगह पर ये रहना नहीं चाहते। वहाँ इनके लिए क्या कहते हैं, कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर रहना पसंद करेंगे क्योंकि कम से कम यहाँ इनके पास खाना तो है। अब देखिए, से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, कुछ औरतों का समूह ये बात कहता है, इन टैटर्ड, टैटर्ड यानी फटी हुई, जगह जगह से फटी हुई साड़ी जो है उसको पहने हुए कुछ औरतें हैं, वो कहती हैं कि व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम अपनी जन्नत जैसी जगह जहाँ पर ग्रीन खेत थे, नदियाँ थी, उसको छोड़कर क्यों आए, तो वो कहती हैं भैया भूखे मरने से अच्छा है कि यहाँ पर मर लें, तो इसीलिए वो वहाँ से यहाँ पर विस्थापित हो गए, यहाँ पर आ चुकी हैं। ओके, वेर एवर दे फाइंड फूड, और वो ये भी कहती हैं कि जहां भी उन्हें खाना मिला, दे पिच देयर टेंट्स, उन्होंने वहीं पर अपने तंबू गाड़ लिए, वहीं पर उन्होंने अपने घर बना लिए। दैट बिकेम ट्रांजिट होम्स, और वही उनके क्या बन गए, ट्रांजिट होम्स। ट्रांजिट यानी अस्थाई, यानी चलित घर। चलित घर यानी ऐसे घर जिनका कोई पक्की नींव नहीं है और उनका कोई बेस भी नहीं है। ओके, सो एक बार देख लीजिए इस पैराग्राफ को। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ चिल्ड्रन ग्रो अप देम इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइव, यहाँ बच्चे बड़े होते हैं, आपस में सर्वाइवल सीखते हैं, जिंदा रहने की कलाएं सीखते हैं ताकि वो जीवित रह सके, खाना इकट्ठा कर सके। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सर्वाइवल अगर करना है सीमापुरी में उसका मतलब है रैग पिकिंग, कचरा चुगिए। थ्रो द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, और कई सालों से काम करते हुए ये एक आर्ट बन चुका है, ये एक कला बन चुका है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, बच्चों के लिए गार्बेज तो है सोना, टू देयर डेली ब्रेड, वो उनकी रोजी रोटी है, डेली ब्रेड है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर पर छत है। इवन इफ इट इज लीकिंग, भले ही वो क्या हो, लीकिंग हो, टपकती हुई छतों पर छत तो है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए वो इन सब से अधिक है। इट्स अ मिस्ट्री बॉक्स, वो क्या है, मिस्ट्री बॉक्स होता है। एक बच्चा हमेशा इस तलाश में रहता है कि गार्बेज में ना जाने क्या मिल जाए, इसीलिए वो कहता है कि उसके लिए ये एक सर्वाइवल से थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा अधिक है।
आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, बच्चा कहता है मुझे कई बार इसके अंदर क्या मिल जाता है, 1 रुपए मिल जाता है। इवन ए 10 रुपी नोट, और कई बार इसे एक 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। साहिब से, साहिब कहता है हिज आईज लाइटन अप, उसकी आंखों में एक चमक है ये सुनकर कि शायद आज कुछ नया मिल जाए। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाए किसी कचरे के ढेर में, you don't stop scrouching, तो आप चाहोगे और ज्यादा ढूंढते रहो और सिक्के मिल जाएं। इस चक्कर में आप कभी स्क्राउच करना या ढूंढना छोड़ोगे नहीं। For there is hope of finding more, हमेशा आशा रहती है कि और ज्यादा सिक्के मिल सकते हैं। It seems that children, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए garbage has a meaning different from what it to their parents, गार्बेज का एक अलग ही अर्थ है बच्चों के लिए जो कि उनके पेरेंट्स के लिए है। For the children it is wrapped in wonder, बच्चों के लिए ये आश्चर्य में लिपटा एक तोहफा है जिसके अंदर कुछ भी निकल सकता है, और बड़ों के लिए जिंदा रहने का तरीका, मीन ऑफ सर्वाइवल। ओके, नाउ वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, ये साहिब को देखते हैं जो कि एक तारबंदी लगे हुए गेट के सामने खड़ा है, ऑफ द नेबरहुड क्लब, किसी नेबरहुड क्लब के पास। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वो 2 बच्चों को टेनिस खेलते हुए देख रहा है। आई लाइक द गेम, वो ऑथर से कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है। ही हम्स, वो मन में बड़बड़ाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो कहता है मैं यहीं से खड़ा खड़ा इस गेम को देख रहा हूं। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, वो कहता है जब कोई नहीं होता तो जो गेट कीपर है, जो वॉचमैन है, वो इसे अलाउ कर देता है और ये अंदर जाकर स्विंग यानी बैट से थोड़ा बहुत खेलकर ट्राई कर लेता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहिब अब टेनिस के जूते पहना हुआ है जो अजीब लग रहे हैं उसके अलग अलग कलर के शर्ट और शॉर्ट्स के साथ। समवन गेव देम टू मी, वो कहता है किसी ने मुझे ये जूते दे दिए। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि किसी ने उसे जूते दिए हैं। द फैक्ट दे आर डिस्कार्डेड, वो डिस्कार्डेड हैं यानी खराब हैं, फटे हुए हैं या फिर होल्स हैं उनके अंदर, तो खराब जूते हैं इसीलिए उसे उन्हें दे दिया गया है, उससे उस बच्चे को दान कर दिया गया। अब देखिए, नाउ वो कहता है कि जो साहिब है, साहिब शूज ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के के शूज हैं। हु परहैप्स, जिसने शायद रिफ्यूज मना कर दिया टू वियर देम, इन्हें पहनने से, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, तक क्योंकि उनमें से एक के अंदर क्या है, होल है, छेद है। डज नॉट बॉदर हिम, इस बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, उसके लिए जो कैसे चला हो, बेयरफुट बिना जूतों के ही चला, उसके लिए होल वाले जूते भी बहुत बड़ी चीज है। इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, ऐसे जूते जिनमें छेद है वो भी एक सपने के पूरे होने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन जो खेल वो देख रहा है, सो इंटेंटली, इतने ध्यान से, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो अब उसकी रीच से बाहर है। okay? तो ये साहिब के बारे में आपसे सबसे पहले तो उन्होंने बताई किसकी बात, रैग पिकिंग की, फिर उसका नाम बताया, फिर बताया वो कहाँ रहता है, सीमापुरी में। उसके बाद बताया कि उसे ये जो गेम है टेनिस क्या पसंद है, टेनिस का गेम वो देख रहा है जहां पर उसे किसी बच्चे ने शूज गिफ्ट कर दिए हैं जो कि किसके साथ हैं, विद होल है। तो सुबह अब जो ये यहां से बताने जा रही है वो बिल्कुल ही अलग चीज है, डिफरेंट कंटेंट है। तो ये अलग चीज जो बताने जा रही है वो क्या है, देखो अगली सुबह क्या होता है, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, वो किसी दूध की दुकान की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या है, एक स्टील कैनिस्टर है, एक स्टील की भरनी जैसा कुछ उसके हाथ में है। आई नाउ वर्क, अब वो उसे जवाब देता है कि भाई ऐसा कहाँ जा रहा है, ये भरनी कहाँ आई, तुम्हारा कचरे का थैला कहाँ गया, ठीक है। तो वो कहता है
कि आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, वो कहता है मैं तो एक टी स्टॉल में काम करता हूं अब। डाउन द रोड, जो कि कहां पर है, रोड के साइड में है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर इशारा करते हुए कहता है कि मैं इस रोड के साइड में जो दुकान है उस पर काम करता हूं। आई एम, और वो कहता है कि मुझे कितने पैसे दिए जाते हैं, 800 रुपीज, 800 रुपीज देते हैं, साथ में ऑल माई मील्स, अपने सभी खानों के साथ। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे एक चीज पसंद है। His face I see has lost the carefree look, अब उसके चेहरे पर वो केयरफ्री लुक नहीं है, वो अब किसी और व्यक्ति के पास काम करता है, वो अब उतना आजाद नहीं है जितना वो पहले था। जो स्टील कैनिस्टर उसके पास है वो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा भारी है, किससे, उस प्लास्टिक बैग से जो पहले वो घूमा करता था, और वो लाइटली था। ऑब्वियस सी बात है, वो प्लास्टिक बैग उसका खुद का था, लेकिन अब वो जो स्टील कैनिस्टर है वो उस चाय की दुकान वाले का, इसीलिए वो ज्यादा भारी है। बिकॉज दैट केम्स एट द कॉस्ट ऑफ हिज फ्रीडम, वो उनकी फ्रीडम की कॉस्ट पर आया है। द बैग वॉज his, the canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is now no longer his own master. अब साहिब जो है वो अपना खुद का मास्टर नहीं रहा। That's the reason why साहिब seems no longer is master. इसी वजह से साहिब अब खुद का मास्टर नहीं, बिकॉज वो पहले केयर फ्री था, बिना किसी मालिक के किसी तरह की उसके ऊपर कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन अब वो मजबूर है, उसके ऊपर क्या है, उस स्टील कैनिस्टर का भार है, उस चाय की दुकान वाले का ऑर्डर है कि उसे ये काम करना ही होगा, वो बिना काम किए वापस नहीं आ सकता या अपनी मर्जी से कहीं पर भी घूम फिर नहीं सकता। ओके, तो दैट वाज द पार्ट 1। अब हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पार्ट 2 के बारे में। ओके, तो पार्ट 1 आपका कंप्लीट हुआ। दैट वाज डेडिकेटेड टू वन पर्सन, साहिब आलम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जो कि कहां से आया है, बांग्लादेश, ढाका से। ओके, सो आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको यहां तक रीड करिएगा और अच्छे से लाइन वाइज जो भी आपके सामने डिफिकल्टीज आए उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी वो डिफिकल्टीज सॉल्व करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का पार्ट 2, दैट इज आई वांट टू ड्राइव ए कार। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।